रोमन साम्राज्य जहां अपने वैभवशाली इतिहास, स्थापत्य कला और साम्राज्यवाद के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ मनोरंजन के लिए लाखों लोगों को बलि देने का कलंक इसकी आभा को हमेशा धूमिल करता रहता है। रोमन वासियों ने मनोरंजन के लिए एक ऐसे तांडव का प्रारंभ किया जो आने वाले 400 सालों में निर्बाध रूप से जारी रहा, और इस तांडव में लाखों गुलामों, ग्लैडिएटर्स और हिंसक जानवरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इस तांडव का गवाह बना रोम का फ्लेवियन एम्फीथिएटर, जिसे हम कोलोसियम के नाम से भी जानते हैं। विश्व इतिहास में इतनी बड़ी इमारत ढूंढना आज भी मुश्किल है जहां 80,000 से भी अधिक लोग बैठकर इन हिंसक खेलों का आनंद ले सकें। इस कोलोसियम ने इन ग्लैडिएटर्स को, जो कि मरने मारने के लिए मैदान में उतरते थे, इतनी प्रसिद्धि दे दी कि कभी कभी ये रोमन सम्राटों को भी चुनौती दे दिया करते थे। रोमन वासियों का ये मानना था कि जब तक कोलोसियम की दीवारें सुरक्षित हैं, तब तक रोमन साम्राज्य को मिटा पाना लगभग असंभव होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1900 सालों से भी अधिक का इतिहास कोलोसियम को आज भी रोम का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाए हुए है, और इसी के चलते यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। वहीं 2007 में इसे दुनिया के 7 महान अजूबों में भी शामिल कर लिया गया है। इसी सब के चलते इटली की सरकार ने इसकी लोकप्रियता और इसके वैभवशाली इतिहास को देखते हुए करोड़ों यूरो खर्च कर इसके रिनोवेशन का काम प्रारंभ किया है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस भव्य और विशाल इमारत से जुड़ी हुई कुछ हैरान कर देने वाली कहानियाँ। लेकिन दोस्तों, इतिहास के इस रोमांचक सफ़र पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपका दोस्त सैम अपने इस YouTube चैनल सुपर सैम स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इतिहास के इस रोमांचक सफ़र पर। प्रथम शताब्दी का अंत आते आते रोम की फ्लेवियन साम्राज्य ने पश्चिम एशिया के जेरूसलम को भी अपने कब्जे में ले लिया था। वहाँ की पूजा स्थलों में की गई भारी लूट ने सम्राट वेस्पेशियन को एक ऐसी विशाल संरचना बनाने की प्रेरणा दी जिससे रोम वासियों को एक ऐसा मनोरंजन दिया जा सके जो उन्होंने उससे पहले कभी ना देखा हो। वेस्पेशियन की इसी कल्पना ने 70 ईस्वी में एक ऐसे विशाल और भव्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जो अगले 10 सालों तक उसकी मृत्यु के बाद भी जारी रहा। वेस्पेशियन ने इस विशाल थिएटर के निर्माण के लिए रोम शहर के बीचों बीच एक विशाल भूभाग का चुनाव किया। हालांकि इससे पहले जितने भी थिएटरों का निर्माण किया गया था वो सब किसी ऊंची जगह या पहाड़ियों पर ही थे। इस विशाल संरचना को बनाने के लिए 1 लाख से भी अधिक यहूदी कैदियों को यहाँ लाया गया। इसी के साथ रोमन साम्राज्य के सबसे योग्य वास्तु इंजीनियरों, पेंटरों और लकड़ी का काम करने वाले योग्य कारीगरों को इस योजना पर लगाया गया। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब कोलोसियम की तीसरी मंजिल का काम चल ही रहा था, तभी वेस्पेशियन की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके बेटे टाइटस ने 80 ईस्वी में न केवल इस विशाल स्टेडियम का कार्य पूर्ण करवाया, बल्कि पहले महान खेलों का आयोजन भी किया। 100 दिनों तक चले इस विशाल आयोजन में 9,000 से भी अधिक जंगली जानवरों को मौत के घाट उतार दिया गया, और तथ्यों की माने तो इससे भी ज़्यादा ग्लैडिएटर्स ने अपनी जान गंवाई। रोमन साम्राज्य ने इससे पहले कभी इतना विशाल और भव्य आयोजन नहीं देखा था। 50,000 से भी अधिक लोगों ने इस महान खेलों का इस कोलोसियम में बैठकर लुत्फ उठाया था, जिसमें रक्तपात और हत्याओं के अलावा कुछ नहीं हुआ था। इन खेलों की सफलता को देखकर न केवल इनकी याद में रोमन साम्राज्य ने कोलोसियम के सिक्के जारी किए, बल्कि आने वाले समय में नए सम्राट डोमिशियन, जो कि वेस्पेशियन का छोटा पुत्र था, ने इस कोलोसियम का विस्तार करते हुए हाइपोजियम का निर्माण किया। इसमें दासों और जानवरों को रखा जा सकता था। वहीं उसने कोलोसियम के बैठने की क्षमता का विस्तार करते हुए सबसे ऊपर एक गैलरी का निर्माण किया, जिसमें साधारण नागरिक खड़े होकर इन खेलों का आनंद ले सकते थे। 217 ईस्वी में कोलोसियम की इस अद्भुत संरचना को एक भारी नुकसान पहुंचा जब बिजली गिरने से उसके एक बड़े भाग में आग लग गई, जिससे इस ढांचे की लकड़ी की कारीगरी को नहीं बचाया जा सका। हालांकि आने वाले वर्षों में इसे पूरी तरह से बहाल कर दिया गया और खूनी खेलों का आयोजन निर्बाध रूप से जारी रहा। 435 ईस्वी आते आते ग्लैडिएटर्स के इस खूनी खेल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन तब तक ये कोलोसियम 10 लाख से अधिक ग्लैडिएटर्स और 5 लाख से भी अधिक जंगली जानवरों की बलि ले चुका था। हालांकि इन खूनी खेलों पर लगाम लगाने के बाद भी इसमें कई तरह के मनोरंजक कार्यक्रमों और युद्धों का आयोजन 6ठी ईस्वी तक किया जाता रहा। समय के साथ आने वाली शताब्दियों में इसमें काफ़ी बदलाव होते रहे, परंतु अब इसने अपनी पहले जैसी आभा खो दी थी। 12वीं शताब्दी में 1200 फ्रैंक पैनी फैमिली ने मिलकर इस कोलोसियम पर कब्जा कर लिया
और इसकी दुर्गबंदी कर इसे एक किले की तरह प्रयोग करने लगे। 1349 ईस्वी में इस कोलोसियम के लिए एक बहुत ही बुरा साल साबित हुआ। एक भयानक भूकंप ने इस विशाल ढांचे के दक्षिणी हिस्से को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और 1300 से भी अधिक वर्षों से पूरी शान से खड़े इस आलीशान ढांचे का करीब आधे से अधिक भाग पूरी तरह ध्वस्त हो गया। उससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि इस विशाल ढांचे के ध्वस्त हुए पत्थरों से पास ही चर्च, अस्पतालों और महलों का निर्माण कर लिया गया। आने वाले सालों में इस खाली पड़े कोलोसियम का प्रयोग करने की कई योजनाएं बनाई गईं। इसमें ऊन बनाने का कारखाना, बुल फाइटिंग जैसी योजनाएं शामिल थीं, लेकिन रोम वासियों द्वारा विरोध के बाद इन्हें लागू नहीं किया जा सका। सन 1749 ईस्वी में पोप बेनेडिक्ट 14 ने कोलोसियम को ईसाइयों के लिए एक पवित्र स्थल घोषित कर दिया, क्योंकि इसको बनाने में बहुत से ईसाइयों ने अपनी जान का बलिदान कर दिया था। बाद में रोमन चर्चों द्वारा इसके जीर्णोद्धार के कई प्रयास किए गए, जिससे कि विशाल और अद्भुत इमारत के बचे हुए भाग को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाया जा सके। साथ ही रोम के वैभवशाली इतिहास का महिमा मंडन भी किया जा सके। फ्लेवियन एम्फीथिएटर के नाम से जाने जाने वाली अंडाकार आकार में बनी यह संरचना 189 मीटर लंबी और 156 मीटर चौड़ी थी, जिसके चलते 24,000 स्क्वायर मीटर या 6 एकड़ का एक विशाल भूभाग इसकी दीवारों से घिरा था। वहीं इसकी ऊंचाई 48 मीटर से भी ज़्यादा थी, जो कि किसी 12 मंजिली इमारत से भी ज़्यादा ऊंची होगी। इसकी बाहरी दीवारों को बनाने में 1 लाख क्यूबिक मीटर से भी ज़्यादा पत्थर और कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ था। इन पत्थरों को बांधे रखने के लिए 300 टन से भी ज़्यादा आयरन क्लैंप लगाए गए थे, जिसके चलते आज 2000 साल के बाद भी इसका उत्तरी हिस्सा मजबूती से खड़ा है। इस कोलोसियम में 87,000 तक लोगों के बैठने की क्षमता थी, जो कि आज के समय में भी एक बहुत बड़ी संख्या है। इसी के चलते इसमें 80 प्रवेश द्वार नागरिकों के आने और जाने के लिए बनाए गए थे, जिसमें 76 प्रवेश द्वारों का प्रयोग आम जनता द्वारा किया जाता था। सही जगह पर बैठने के लिए लोगों को टिकट भी दिए जाते थे, जिससे कि उन्हें उनकी सही जगह आसानी से मिल सके। कोलोसियम की मेन एरिना में दिखने वाला हाइपोजियम इस ढांचे की मौलिक संरचना नहीं है। इसे बाद में बनवाया गया, जब यह निश्चित कर लिया गया कि अब कोलोसियम को समुद्री लड़ाइयों के लिए नहीं प्रयोग किया जाएगा। हाइपोजियम को सुरंगों द्वारा कोलोसियम के बाहर स्थित ग्लैडिएटर्स के प्रशिक्षण स्थल से जोड़ा गया था, जिससे जंगली जानवरों और ग्लैडिएटर्स को कोलोसियम की मेन अरीना में बड़े ही नाटकीय ढंग से लाया जा सके। कोलोसियम की विशाल और अद्भुत संरचना के चलते ही इसे 2007 में विश्व के महान आश्चर्यों में शामिल किया गया। इटली में आने वाले ज़्यादातर पर्यटक रोमन साम्राज्य की इस भव्य इमारत को देखने ज़रूर आते हैं। इसी के चलते इसे यूरोप के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में शामिल किया गया है। यूरोपियन यूनियन ने भी इसे 5 सेंट के यूरो पर मुद्रित कर इसकी भव्यता को पूरा सम्मान दिया है। रोमन कैथोलिक और कोलोसियम का संबंध आज भी निर्बाध रूप से कायम है, जिसके चलते हर गुड फ्राइडे को यहाँ एक भव्य मशाल जुलूस निकाला जाता है। कोलोसियम को अब किसी भी खेलों के आयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन दुनिया भर के भव्य आयोजन इस कोलोसियम के प्रांगण में अक्सर होते रहते हैं, जिसमें कोलोसियम की इस भव्य इमारत को एक बैकड्रॉप के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पिछले कुछ सालों से रोम का ये कोलोसियम दुनिया भर में मृत्युदंड विरोधी आंदोलनों का केंद्र बन चुका है। इटली ने अपने यहाँ 1948 में ही मृत्युदंड को खत्म कर दिया था। वहीं सन 2000 में एक बहुत बड़े मृत्युदंड विरोधी आंदोलन की शुरुआत कोलोसियम के इसी प्रांगण से हुई थी, और तभी रोम की स्थानीय सरकार ने एक अनोखी योजना को प्रारंभ किया था। यदि कोई देश अपने यहाँ किसी मृत्युदंड के कैदी या मृत्युदंड की सज़ा को ख़त्म करता है, तो उस देश के सम्मान में कोलोसियम पर पड़ने वाली सफ़ेद रोशनी को गोल्डन में परिवर्तित कर दिया जाता है। सन 2012 में जब अमेरिकी राज कॉन्टिकट ने अपने यहाँ मृत्युदंड की सज़ा को ख़त्म किया था, तब कोलोसियम की इस सफ़ेद रोशनी को गोल्डन में परिवर्तित कर दिया गया था। पिछले 2000 सालों में कोलोसियम में हुई भयानक हिंसा और रक्तपात को इस मानवीय पहल से धोया तो नहीं जा सकता, परंतु उस पर लगे हुए धब्बों को कुछ कम ज़रूर किया जा सकता है, जिससे कि इस भव्य इमारत की भव्यता को और भव्य बनाया जा सके।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, इल्तजा है, गुजारिश है कि जिन्होंने भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और साथ में इस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपने इस दोस्त सैम को इजाज़त दीजिए। गुड डे, शब खैर।